डॉक्टर सुरेश कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समाज शास्त्र में परिवार क्या है और भारतीय समाज में परिवार की महत्ता, प्रकार और परिवारों में हो रहे परिवर्तन के विषय पर चर्चा करेंगे। ये चैप्टर लंबा होने वाला है। देखिए, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ अभी आप लोग समझिए कि भारत में जो परिवार है उनकी किस तरह की संरचना है। तो देखिए, मानव समाज में जितने भी परिवार पाए जाते हैं वो सभी एक जैसे नहीं हैं। उन परिवारों के स्वरूप में और अलग अलग तरह से उनमें क्या होता है, भेद पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवार में विवाह के आधार पर भेद है। तो विवाह के आधार पर क्या भेद है? तो देखिए, विवाह के आधार पर परिवारों को दो भागों में बांटा गया है, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक विवाह परिवार क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है, एक स्त्री का एक पुरुष के साथ रहना, इस प्रकार के विवाह की विशेषता होती है कि ऐसे परिवार आकार में काफ़ी छोटे होते हैं और परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं और वास्तव में विवाह के बाद वो एक जीवन साथी चुनकर सिर्फ साथ साथ रहते हैं। तो इस तरह क्या बनता है, एक परिवार बनता है। जब तक उनकी किसी एक की मृत्यु या विवाह विच्छेद नहीं हो जाता तब तक वो परिवार क्या रहता है, कायम में रहता है। ये एक सभ्य परिवार की विशेषता है। दूसरा हम देखते हैं बहुविवाही परिवार क्या होता है। बहुविवाही परिवार वो होता है जिसमें एक से अधिक क्या किया जाता है, विवाह किया जाता है। एक से अधिक विवाह होता है और बहुविवाह परिवार के भी दो रूप होते हैं। एक तो बहुपत्नी विवाह और एक बहुपत्नी विवाह। क्या मतलब कि एक पति अनेक पत्नियां रख सकता है, अपने परिवार में एक से अधिक पत्नी रख सकता है। ऐसे परिवार की स्थापना पुरुष एक से अधिक पत्नियों को एक साथ रख सकता है और ऐसी प्रथा मुसलमान परिवारों में पाई जाती है। हिंदुओं में ये कानूनी रूप से क्या है, प्रतिबंध है, कानूनी रूप से मान्य नहीं है। वैसे कोई गलत काम है वो और बात है, वरना कानूनी रूप से ये प्रथा हमारे यहाँ पर मान्य नहीं है। और भारतीय समाज में कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जिसमें हमें बहुपत्नी विवाह ये देखने को कई जगह मिलता है। तो बहुपत्नी विवाह हम देखते हैं भारत में कुछ जनजातियां हैं, मुस्लिम समाज में तो है ही है, और भारत में कुछ जनजातियां हैं जिनमें से नागा और गोंड और वैगा, ये तीन जनजातियां हैं। इनमें हमें क्या है, बहुपत्नी विवाह देखने को मिलता है। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि बहुपत्नी विवाह किन किन में पाया जाता है। तो मुस्लिम समाज में नागा, गोंड और वैगा इन जनजातियों में पाया जाता है। और हिंदुओं में कानूनी रूप से क्या है, मनाही है कि बहुपत्नी विवाह कानून मान्य नहीं होता। दूसरा हम ये देखते हैं कि बहुपति विवाह परिवार, यानी कि एक नंबर में बहुपत्नी, दूसरे में बहुपति विवाह उत्तरांचल क्षेत्र है, उसके अंदर देखिए खस और नीलगिरी में ये मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे परिवारों की स्थापना एक स्त्री अनेक पुरुषों से क्या करती है, विवाह करती है। वर्तमान समय में ऐसे परिवार का प्रचलन सिर्फ इन क्षेत्रों में है, उत्तरांचल की खस और नीलगिरी टोडा जनजातियों में देखने को मिलता है। तो ये जातियां हमें ध्यान रखनी है, कौन सी जनजातियां हैं। एक तो यहाँ पर खस और नीलगिरी की टोडा जनजातियां, जिसमें एक औरत एक समय में कई पुरुषों से क्या करती है, विवाह करती है। यदि स्त्री के सभी पति आपस में भाई भाई होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, भ्रातृक बहुपति विवाह परिवार कहते हैं। और यदि उसमें कोई रक्त संबंध नहीं होता और वो दूसरे पुरुषों से विवाह करती है तो उसे अभ्रातक बहुपति विवाह परिवार कहा जाता है। ऐसे परिवार जो है वो साथ साथ सामान्य तौर पर मातृस्थानीय परिवार होते हैं, मातृवंशीय परिवार होते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है कि पति अपने घर पर नहीं रहता, पति पत्नी के घर पर रहता है और वो एक साथ सारे पति पत्नी के घर पर नहीं रहते, वो बारी बारी से उनके घर पर क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था भी हमारे जनजाति समाज में कहीं कहीं हमें देखने को मिलते हैं। जो निर्धन समाज है, निर्धन जनजातियां हैं, वहाँ पर स्त्रियों के घर जाकर वो रहते हैं। इस तरह की व्यवस्था उन समाजों में पाई जाती है जहाँ पे स्त्रियों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि परिवार
ये तो विवाह के आधार पर परिवार थे। अब हम देखते हैं कि सत्ता के आधार पर परिवारों का क्या रूप है। अब देखिए, सत्ता के आधार पर भी परिवारों को हमने दो भागों में बांटा है। एक पितृवंशीय परिवार, एक मातृवंशीय परिवार। नाम से ही परिभाषित हो रहे हैं कि ऐसे परिवार जिनमें पिता की प्रधानता होती है, समस्त कार्य में पिता काम करने में सर्वोपरि होती है, नाम उन्हीं के पीछे क्या होता है उनका चलता है, परिवार के अन्य सदस्यों की आज्ञा का उनको पालन करना होता है। और भारत में अधिकांश परिवार पितृसत्तात्मक ही है, और हिंदू समाजों में तो पितृवंशज और पितृसत्तात्मक परिवार ही मान्य होते हैं। मातृवंशीय परिवार कौन से होते हैं? देखिए, मातृवंशीय ये परिवार है, ये वो परिवार है जहाँ में पुरुषों का अपने परिवार में क्या होता है, संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। संपत्ति या तो माता से या उनकी पुत्रियों से उसको मिलती है। इस पर स्त्री के भाई का क्या होता है, अधिकार होता है। इन परिवारों में पुरुषों को ही अधिकार मिले होते हैं, लेकिन वह पुरुष स्त्री का पति न होकर उसका भाई होता है। इस तरह वो अधिकार मिलते हैं। और ये व्यवस्था है, ये भारतीय जनजातियों में पाई जाती है। और ये व्यवस्था कहाँ होती है? असम की खासी जनजाति में ऐसे परिवारों का प्रचलन है। गारो तथा मालाबार के नायरों में भी मातृसत्तात्मक परिवार वर्तमान समय में भी क्या होते, पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वंश के आधार पर परिवार के बाद क्या होता है। वही है कि वंश के आधार पर भी परिवार दो प्रकार के होते हैं। मातृवंशीय परिवार, इस परिवार में वंश परंपरा माता के नाम से चलती है। कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे परिवारों में माता के वंश का ही महत्व होता है। और ये वर्तमान समय में हमें कहाँ देखने को मिलता है? मालाबार के नायर लोगों में हमें देखने को मिलता है। पितृवंशीय परिवार, पितृवंशीय परिवार ये परंपरा है कि पिता के नाम से चलती है परंपरा, और पिता के वंश का ही क्या होता है, अधिक महत्व होता है। हम लोगों के परिवार पितृवंशीय परिवार ही है। हिंदू समाज के ज़्यादातर परिवार है वो कैसे, पितृवंशीय परिवार ही है। आगे हम देखते हैं कि सदस्यों के आधार पर परिवार, सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार है, वो किस तरीके से है। अब सदस्यों की संख्या के आधार पर जो परिवार है वो क्या होता है, एक एकल परिवार होता है। एक ऐसे परिवार होता है, उनको हम क्या कहते हैं, एकल परिवार। एकल परिवार में क्या होता है, एकाकी परिवार जो होता है उसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे क्या होते हैं, शामिल रहते हैं। इस तरह के परिवार है वो हमें नगरों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और भारत की हो जनजाति में भी ऐसे ही परिवार होते हैं। एक जनजाति है जो है हो जनजाति, उसमें इस तरह के परिवार पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में क्या होता है कि वंश की गहराई अधिक होती है और 2-3 पीढ़ी तक व्यक्ति क्या होते हैं, साथ साथ रहते हैं। गांव में इस प्रकार के परिवार सामान्य रूप से क्या हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। एक विस्तृत परिवार, ये संख्या के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण है। विस्तृत परिवार, जिसको दूसरी भाषा में कुटुंब शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, जब संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वो एक विस्तृत रूप धारण कर लेता है। एक तरह से वह संयुक्त परिवार फलता फूलता रहता है और वट वृक्ष की तरह बन जाता है, तो उसको कुटुंब शब्द भी उसके लिए क्या कर लिया जाता है, इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस तरह संख्या के आधार पर हमने परिवारों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। आगे अब हम देखते हैं कि संबंध के आधार पर परिवार। अब देखिए, संबंध के आधार पर परिवार को हमने 2 भागों में बांटा है। इसमें एक समान रक्त परिवार, एक सहयोगी परिवार। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समान रक्त परिवार क्या है। देखिए, जब एक ही रक्त के व्यक्ति आपस में विवाह संबंध करते हैं तब तो हम एक परिवार बनता है, तो उसे हम समान रक्त परिवार कहते हैं। एक ही रक्त के व्यक्ति आपस में विवाह करते हैं, परिवार बन गया तो समान रक्त परिवार कहलाता है। सहयोगी परिवार क्या होता है, देखिए, जब भिन्न रक्त, अलग अलग रक्त संबंध रखने वाले पति पत्नी आपस में मिलते हैं तो एक सहयोगी परिवार बनता है, यानी कि दोनों का सहयोग होता है। ये परिवार को हम सुप्रजनन यानी कि अच्छे बच्चे पैदा करने की जो शास्त्र है उसकी दृष्टि से बहुत अच्छा समझा जाता है। यानी कि अलग अलग 2 रक्त संबंध वाले
पति पत्नी मिलेंगे और उनके बाद जो संतान उत्पन्न होगी वो एक सर्वश्रेष्ठ संतान होगी, और समान रक्त वालों के जो संतान पैदा होगी तो वो इतनी प्रभावी नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। ऐसा सुप्रजनन शास्त्र की दृष्टि से कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं कि परिवारों के प्रकार के बाद में अब हम ये देखते हैं कि परिवार जो है उनके कार्य क्या है, परिवार क्यों अस्तित्व में है, समाज में परिवार क्या काम करता है, किस कारण से परिवार जरूरी है। अब देखिए, मुख्य रूप से परिवारों के दो कार्य होते, एक होते प्राथमिक कार्य और एक होते द्वितीय कार्य। प्राथमिक कार्य हर एक परिवार के लिए करने जरूरी होते, अनिवार्य होते हैं, और द्वितीय कार्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो सबसे पहले देखिए प्राणी शास्त्रीय कार्य। अब देखिए प्राणी शास्त्रीय कार्य क्या है, एक परिवार के सबसे पहला कार्य यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। अब देखिए परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य यौन इच्छाओं की पूर्ति करना। विवाह की संस्था द्वारा समाज पति पत्नी यौन इच्छाओं की तृप्ति का उनको क्या होता है, अधिकार होता है। इस प्रकार यौन संबंधों का एक नियमन होता रहता है, तो इसलिए परिवार का होना जरूरी है। ये प्राणी शास्त्रीय कार्य है। दूसरा संतान उत्पत्ति। अब देखिए परिवार के द्वारा मानव समाज को आगे बढ़ाने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए परिवार में बच्चे पैदा करना क्या होता, अनिवार्य है। अगर परिवार में इस तरह संतानें पैदा होती रहेगी तो समाज आगे बढ़ता रहेगा, परिवार भी आगे बढ़ता रहेगा। तो ये भी एक क्या है, प्राणी शास्त्रीय कार्य है। आगे हम देखते हैं कि प्रजातीय तत्व की निरंतरता। अब देखिए परिवार के द्वारा मानव अपने वंशजों के रूप में अंतकाल तक क्या करता है, जीवित रहेगा और प्रजातीय तत्वों को आगे बढ़ाता रहेगा। शारीरिक सुरक्षा संबंधित कार्य। अब देखिए परिवार में हमें तो प्राणी शास्त्रीय के अलावा शारीरिक सुरक्षा संबंधित कार्य भी परिवार करता है। पहला कार्य सदस्यों की शारीरिक सुरक्षा। अब देखिए परिवार के द्वारा बूढ़े जो भी व्यक्ति है, असहाय है, रोगी है, स्त्री है, बच्चे, उन सब की शारीरिक देखभाल कहाँ होती है, परिवार में होती है। भोजन का प्रबंध। भोजन का प्रबंध में परिवार का एक प्रमुख कार्य ये है कि वो भोजन की व्यवस्था करे। बिना भोजन के मानव जीवन हो ही नहीं सकता। ऐसा हुए बिना समाज की रचना भी संभव नहीं है। स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है ताकि परिवार के सदस्यों को अच्छे से अच्छा भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। भोजन का प्रबंध। परिवार का एक प्रमुख कार्य भोजन की व्यवस्था करना भी है। बिना भोजन के मानव जीवित नहीं रह सकता। ऐसा कुछ हम तभी कर सकते हैं जब क्या होगा, सब मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो वो उनके लिए मैनेजमेंट यानी कि फूड मैनेजमेंट है, वो परिवार का महत्वपूर्ण कार्य है। बच्चों का पालन पोषण। अब देखिए बच्चा जब उत्पन्न होता है तो वो ऐसा ही होता है। ऐसा ही अवस्था में बच्चे की देखभाल करना, पालन पोषण करना, उसको शिक्षा प्रदान करना, फिर उसको क्या करना, बड़ा करना, व्यवसाय चुनने का अधिकार देना। तो इस तरह माता पिता बड़े बूढ़ों के द्वारा उनकी क्या होती है, उनको गाइडलाइन दी जाती है। इसलिए परिवार क्या होता है, शुरू से ही हर एक व्यक्ति के लिए क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होता है। निवास का प्रबंध। अब देखिए परिवार के द्वारा निश्चित निवास स्थान में सभी सदस्य प्राकृतिक विपदाओं से बचे रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। और व्यक्ति कहीं पर भी नौकरी करे लेकिन उसका एक स्थायित्व होता है, वो उसके परिवार में ही होता है। नेक्स्ट है परिवार का कार्य वस्त्र का प्रबंध करना। अब देखिए समाज के स्तर के अनुरूप है, समाज की जैसी स्थिति है, पहनावा है, संस्कृति है, उसके अनुरूप कपड़ों की व्यवस्था करना परिवार का कार्य है। बच्चों को स्कूल की ड्रेस पहनाना माता पिता की जिम्मेदारी है। परिवार सदस्यों के लिए विशेष रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके क्या होते हैं, जो भी व्यवस्था होती है अपनी संस्कृति के अनुरूप जिस तरह के वस्त्र चाहिए होता है, ये व्यवस्था उपलब्ध करवाना परिवार का मुख्य काम है। नेक्स्ट तीसरा कार्य है मनोवैज्ञानिक कार्य। अब देखिए मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होता है, प्राणी शास्त्रीय कार्यों के अतिरिक्त परिवार सदस्यों को मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये काम है। परिवार में सदस्यों को प्रेम, सहानुभूति, त्याग, धैर्य आदि भावनाएं देखने को मिलती है और ये सारी की सारी क्या होती है, मानसिक रूप से व्यक्ति में क्या होती है, निश्चित होती है। और एक परिवार का सदस्य दूसरे सदस्य के प्रति क्या होता है, समर्पित होता है। अब हम देखते हैं सामाजिकरण के कार्य भी परिवार करता है।
तो परिवार का प्राथमिक व महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि बच्चे का सामाजिकरण किया जाए, बच्चे को इस लायक बनाया जाए कि वो समाज में खड़ा हो सके। परिवार एक प्राथमिक, एक मौलिक इकाई है, इसीलिए सदस्यों का आपसी संबंध घनिष्ठ, आंतरिक, स्थायी रूप से होता है। ऐसे वातावरण में बच्चा जितना सीख सकता है उतना संसार की अन्य संस्था समितियों द्वारा, स्कूल द्वारा, कॉलेज द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं सिखाया जा सकता। यही कारण है कि परिवार सामाजिकरण की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हम देखते हैं कि परिवार के कुछ और भी द्वितीय कार्य, सेकेंडरी कार्य हैं जिनको कुछ परिवार कर लेते हैं और कुछ परिवार जिनको नहीं कर पाते हैं। देखिए द्वितीय कार्य क्या होते हैं? शिक्षा संबंधित कार्य। अब देखिए परिवार का कार्य है कि वो बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए द्वितीय कार्य है, मौलिक कार्यों के अलावा उनको वो भी करने पड़ते हैं, जैसे अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे क्या करना, शिक्षा प्रदान करवाना, अच्छी संस्थाओं में बच्चों को भेजना, पढ़ाना, औपचारिक इनौपचारिक रूप से शिक्षा देना, क्योंकि परिवार की पाठशाला बच्चे के चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण में अत्यधिक प्रभावशाली होती है। आर्थिक कार्यों को भी परिवार करता है, जैसे आर्थिक क्रियाओं का केंद्र परिवार हो सकता है, श्रम विभाजन परिवार में होता है, स्त्री क्या करेंगी, पुरुष क्या करेंगे, बूढ़े व्यक्ति क्या करेंगे, बच्चे क्या, जवान, इस तरह से अपने क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को क्या कर लेते, विभाजित कर लेते हैं। इसी तरह आय तथा संपत्ति का प्रबंध भी किया जाता है। उत्तराधिकार के जो नियम होते हैं वो भी तय किए जाते हैं कि एक परिवार की जो संपत्ति है उसको किस तरीके से, उसकी कौन कौन बाद में देखभाल करेगा। पितृस्थात्मक परिवार और मातृस्थात्मक परिवारों में उत्तराधिकार के दोनों के नियम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस तरह ही परिवार के कुछ आगे चल के हम देखते हैं कि सामाजिक कार्य भी है। ये तो परिवार के वैसे कार्य हैं, और सामाजिक कार्यों में परिवार के कुछ द्वितीय कार्य हैं। तो देखिए स्थिति प्रदान करना, स्थिति प्रदान का मतलब होता है परिवार व्यक्ति को पारिवारिक स्थिति के अनुरूप पद या सम्मान या स्थिति प्रदान करता है। सब परिवारों की स्थिति और कार्य पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप ही होते हैं, सबके एक जैसे भी नहीं होते, लेकिन अपने परिवार के अनुसार ही उसको समाज में योद्धा मिलता है। मानवीय अनुभवों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना, यानी कि एक परिवार के पास जो भी संस्कार है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभवों को आगे वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना होता है। सामाजिक नियंत्रण, अब देखिए परिवार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सदस्यों पर क्या करता है, नियंत्रण लगाता है। वो अनुशासन और शिक्षा किसी भी तरीके से हो सकता है। इसी तरह मनोरंजन के कार्य, अब देखिए परिवार के सदस्य आपस में मिलकर सामूहिक रूप से खेलना, सिनेमा, टेलीविज़न है, घूमने के लिए जाना, तो आदि इन साधनों से क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। इकट्ठे होकर वो क्या करते हैं, इन कार्यों को करते हैं। और मानवता का विकास करना, अब देखिए परिवार में जो क्रियाएं होती हैं वो सब सदस्यों के सामूहिक हित के लिए होती है। इस प्रकार व्यक्ति स्वार्थी होने से बच जाता है और मानव अथवा मानवीय गुणों को अपने अंदर क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है। व्यवहार का एक निश्चित मापदंड, अब देखिए जब आप एक परिवार में रहते हैं तो आपके व्यवहार का मापदंड एक निश्चित होता है। परिवार पारिवारिक मान्यताओं के अनुरूप खान पान, विवाह, व्यवहार संबंधित चीज़ों को क्या करता है, बना के रखता है, और इस प्रकार व्यवहार का एक निश्चित मापदंड कायम होता है और हर एक व्यक्ति उसका पालन करता है। हर बच्चा उस पालन के अनुकूल एडजस्ट होता चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सांस्कृतिक कार्य। देखिए परिवार के द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्य भी किए जाते हैं जो समाज में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सांस्कृतिक कार्यों में जैसे धार्मिक कार्य देखिए परिवार के सदस्य कुछ धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे अलग अलग तरह की पूजा पाठ करना, आराधना, इबादत, भक्ति आदि करना। तो बच्चे उनको धीरे धीरे क्या करते हैं, सीख जाते हैं। और कुछ भारतीय जनजातियों में धर्म और जादू के द्वारा भी जीवन की जो अनेक समस्याएं उनको सुलझाने का उनके परिवार में ये ढंग सिखाया जाता है। राजनीतिक कार्य, बच्चों को राज्य के अनुसार आदर्श नागरिक बनाने का सर्वप्रथम कार्य किसका होता है, परिवार का होता है। इसके अलावा भी परिवार कुछ और कार्य करता है, जैसे मानवता
के धर्म को विकसित करना, सभ्यता के मूल तत्वों को बनाए रखना है, राष्ट्रीय एकता और सहयोग आदि के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य परिवार के द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय में परिवार का जो स्वरूप है वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। समाज की विभिन्न इकाइयां जो है वो स्थिर नहीं है, नवीन परिस्थितियों में सदैव परिवर्तनशील होती रहती है। समाज की प्राथमिक व आधारभूत इकाई परिवार है, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। अब हम देखते हैं कि पारिवारिक परिवर्तनों के किन किन तरह से परिवर्तन हुआ, कौन कौन से भागों में और किस कारण से हुआ। तो देखिए, वर्तमान समय में परिवार का स्वरूप बदल रहा है। आर्थिक कारणों से बदला है, क्योंकि औद्योगिकरण का युग आ गया है। औद्योगिकरण में क्या हुआ, महिलाएं भी घर से बाहर जाने लगी है। सो इसी तरह क्रैच वगैरह शिशु गृह की व्यवस्था हुई है। शादी विवाह, खेल कूद, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों का आना के बाद में संयुक्त परिवार का क्या हुआ है, धीरे धीरे विघटन हुआ है। तो वर्तमान समय में औद्योगिकरण की वजह से महिलाएं भी जब काम करने लगी है तो परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आया। स्त्रियों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। अब देखिए, पहले स्त्री पुरुष पर निर्भर रहा करती थी और स्त्रियों का आर्थिक जीवन में जब से उन्होंने प्रवेश किया है, परिवार में बहुत सारे कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो खर्चा स्त्री पहले कम करती थी, अब उनके खर्चों में बढ़ी है और पुरुष के बराबर ही आर्थिक कार्यों में वो क्या करती है, मदद करती है। अब काम पर लगी हुई माताएं, अब देखिए, परिवार के स्वरूप में बच्चों के लालन पालन में और संयुक्त और एकल परिवारों में इनमें आया कि अब महिलाएं क्या करने लगी है, घर से बाहर निकलकर काम करती है। तो उनका उत्तरदायित्व अब कुछ संस्थाओं पर आ पड़ा है। जैसे प्ले स्कूल ज़्यादा हो गए हैं, क्रेच खुल गए हैं, बोर्डिंग स्कूल खुल गए, कोचिंग सेंटर। तो ये सारे इन सब का परिणाम ये है कि पहले जब माताएं पिता घर में ज़्यादा रहा करते थे तो अपने बच्चों को वहीं पर शिक्षा देते थे, खिलाते थे, दादियाँ नानी उनको पालती थी। अब ये सारा काम संस्थाओं पर आ गया है, संस्था उनको करने लगती है। उच्च जीवन स्तर, अब कहते हैं देखिए, उच्च जीवन स्तर के कारण आर्थिक दृष्टिकोण, पैसे का महत्व बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक मान्यताएं भी क्या हो गई है, धीरे धीरे बदलती चली गई है। अब देखिए, सामाजिक कारणों से भी परिवर्तन आया है परिवारों में। एक तो जनसंख्या की गतिशीलता। अब देखिए, वर्तमान समय में प्रजातियां, देशों, संस्कृतियां, इन सभी लोगों में आपस में जो संपर्क था वो पारिवारिक मान्यताएं, मूल्य, आदर्श आदि में बदलते चले गए। लोग अच्छी शिक्षा या सर्विस के लिए देश से भी कहीं विदेश में जा रहे हैं, गांव को छोड़कर कहाँ शहर में जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन हमें क्या है, देखने को मिला है। स्त्रियों की उच्च शिक्षा से भी सामाजिकता में परिवर्तन आया है, क्योंकि स्त्री अब अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो गई है। पुरुषों के स्वामित्व के अंदर जितने भी अधिकार थे, अब वो स्त्रियों के स्वामित्व में भी वो अधिकार आ गए हैं। तो ये परिवर्तन आया है। नगरीकरण, अभी गाँवों में लोग कम रहना पसंद कर रहे हैं। नगरों के वातावरण में पारिवारिक जीवन को उसी रूप में बनाए रखना संभव नहीं है कि प्राचीन रूप में जो परिवार थे वो हम नगरों में बना के रखे, वो संभव नहीं है। क्योंकि व्यावसायिक गतिशीलता के कारण पारिवारिक जीवन की रूपरेखा ही क्या हो गई है, बदल गई है। वो बात है नहीं अब। व्यावसायिक मनोरंजन, अब देखिए, पहले क्या होता कि परिवार के अंदर ही लोग मनोरंजन कर लिया करते थे, इकट्ठे होकर खेल लिया करते थे, बातें कर लिया करते थे। अब क्या हो गया है कि मनोरंजन के लिए भी कुछ समय निकालकर बाहर ही उनको क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई पिक्चर देखने जा रहा है। तो ये सारे क्या है, परिवार के क्या है, परिवर्तन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजनीतिक युवा वर्ग में क्रांति। अब देखिए, सामाजिक जीवन की गतिशीलता बढ़ जाने के बाद युवा वर्ग पारिवारिक नियंत्रण को उसी रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि युवा वर्ग है जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको चुनौती दे रहा है, उनको बदलने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो इसलिए परिवर्तन आ रहा है। राजनीतिक कारणों से भी परिवर्तन है कि माता पिता पर राज्य की प्रभुसत्ता है। अब बढ़ते हुए राजकीय नियंत्रण से माता पिता को बच्चों के मामले में मनमानी का अधिकार क्या हो गया, खत्म हो गया है। साम्यवादी देशों में तो राज्य के अनुसार ही बच्चों को बनाया जा रहा है। इस प्रकार परिवार का रूप परिवर्तित होना स्वाभाविक है। स्त्रियों की राजनीतिक मताधिकार, अब देखिए, महिलाओं को भी पुरुषों की भांति सरकार चुनने में मत देने का क्या मिल गया, अधिकार मिल गया है। तो इसलिए महिलाएं भी क्या हो गई है, दिन प्रतिदिन शक्तिशाली हो गई है, राजनीति में भागीदार हो गई है। तो इसलिए परिवार में परिवर्तन आना
संभव है। अब देखिए दार्शनिक कारणों से भी समाज में क्या आया है, कुछ ही परिवारों में परिवर्तन आया। देखिए विवाह के धार्मिक आधार पर पतन। अब देखिए विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में नहीं माना जा रहा, क्योंकि ये एक संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार समझौते का रूप लेता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक जो एक परिवर्तन था वो स्वाभाविक है, उसको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि विवाह को हम पहले धार्मिक संस्था मानते थे, अब वो संवैधानिक संस्था बन गई है। एक एग्रीमेंट हो गया है, एक समझौता हो गया है, उसी के तहत परिवार को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। भौतिकवादी व व्यक्तिवादी विचारधारा में की वजह से परिवर्तन आया। ऐसी विचारधारा के कारण लोग अपने अपने स्वार्थ व हित का ही ध्यान रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। बच्चे अपना ध्यान रखते हैं, बुजुर्ग अपना ध्यान रखते हैं, पति अपना ध्यान रखता है, पत्नी अपना ध्यान रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, बदल गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नैतिकता का नवीन प्रतिमान। अब देखिए परिवार के लिए पहले हम ये मानते थे कि परिवार को निभाना एक नैतिक मापदंड है। आधुनिक युग में विवाह संबंधित नैतिकता बदलती है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पारिवारिक क्षेत्र में परिवर्तन आया। प्रेम विवाह, विवाह विच्छेद आदि नवीन परिस्थितियाँ पारिवारिक परिवर्तन की गति को तीव्र करने में सहायक हुई। अब क्या हुआ, पहले प्रेम विवाह नहीं होते थे, अरेंज मैरिज होती थी। आज प्रेम विवाह हो रहे हैं, फिर जल्दी क्या हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, विवाह विच्छेद हो रहे हैं। तो इस तरीके से परिवार के स्वरूपों में क्या आया, बदलाव आया है। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पारिवारिक परिवर्तन अनेक कारणों से बंधे हुए हैं। इनका परिणाम एक नहीं है, ये परिणाम है, ये स्वाभाविक भी है। इन परिणामों को स्वीकार करना भी ज़रूरी है और इन परिणामों को अब मानना भी पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में परिवार का रूप है वो एक कैसा है, स्वरूप है, वो परिवर्तनशील है, वो बदलता हुआ है। उनको हम सबको क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा। इस टॉपिक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है आप